नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हरियाणा के लिए अभी तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर पाए हैं। दोनों ही दल हर सीट पर जीत का समीकरण बिठाने में जुटे हुए हैं। हरियाणा को लेकर बीजेपी मुख्यालय में अभी अहम बैठक भी हो रही है। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल हुए हैं। तो आखिर देरी क्यों है, इसके बारे में जानकार कह रहे हैं कि अलग अलग कारण हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों में देरी क्यों, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। शुरुआत में तो मतदान के दिन को लेकर ही स्पष्टता नहीं थी। पहले बीजेपी ने ही मांग की थी कि इसको बढ़ाया जाए। एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। करीब 30% विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना है। ऐसे में पार्टी को बगावत थामने की भी चुनौती है। हर सीट पर समीकरणों की जांच की जा रही है कि वहां पर कौन सा समीकरण के हिसाब से कौन उम्मीदवार सही रहेगा। कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होते हैं, इनके नामों पर भी नजरें टिकी हुई हैं। छोटी पार्टियों से बीजेपी में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। उन्हें भी टिकट बंटवारे में जगह मिलनी है, लिहाजा बीजेपी को उनके नामों पर भी विचार करना है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों में देरी क्यों है, इस पर भी एक बार जानकारों के हिसाब से जानकारी मिली है, नजर डाल लेते हैं। गुटबाजी के कारण आपसी खींचतान की बात बताई जा रही है। यहां पर हर गुट अपने अधिकतम उम्मीदवार चाहता है ताकि उस गुट की सीएम पद पर दावेदारी मजबूत हो सके। जीत की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए दावेदारों की यहां पर संख्या बड़ी है। लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने वालों को टिकट देना है या नहीं देना है, इस पर भी मंथन हुआ है। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची का भी इंतजार है। जैसे बीजेपी को कांग्रेस की सूची का इंतजार है, वैसे ही कांग्रेस को बीजेपी की सूची का इंतजार है। सीट दर सीट रणनीति बनाई जा रही है, उसके हिसाब से उम्मीदवार तय हो रहे हैं। पाला बदलने वाले नेताओं पर भी नजरें हैं, क्या उन्हें भी टिकट देना है या नहीं देना है। तो ये अलग अलग कारण हैं। बताया जा रहा है कि जल्दी ही इस बारे में फैसला हो जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सूची जल्दी ही जारी हो सकती है। वैसे आज कहा जा रहा था कि आज बीजेपी की सूची आ सकती है, लेकिन अभी तक जैसा हमने कहा कि मीटिंग चल ही रही है। उधर कांग्रेस के बारे में बताया गया कि कल संभावना है कि हरियाणा की पहली सूची कांग्रेस की आए। इस बीच मंथन लगातार चल रहा है। जैसे कि कांग्रेस में भी आज सीईसी की बैठक हुई है, वहाँ पर भी तमाम सीटों पर लगातार विचार किया गया है। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए। विनीत पुनिया साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही सिद्धार्थ यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। विनीत जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा। आज भी बैठक हुई है सीईसी की, किस बात का इंतजार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हरियाणा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगा, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कोई डिले नहीं है, कोई देरी नहीं है। ये सिर्फ स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत टिकट का वितरण होता है, और वही स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी आज एक है, और उससे भी ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक हैं। आज पूरा हरियाणा एक बात कह रहा है कि जो चुनाव का निशान लेके आएगा कांग्रेस का, हम उसी को जिताएंगे। आज उम्मीदवार गौण हो गए हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं रहे। आज पार्टी महत्वपूर्ण है, आज कांग्रेस महत्वपूर्ण है। कांग्रेस, आज लोग कह रहे हैं कि वक्त है बदलाव का। बदलाव आ रहा है, कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। ठीक, इस मामले में क्योंकि आपने बात शुरू की, गुटबाजी, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा है। वहाँ एक सीएम का गुट है, एक पूर्व सीएम का गुट है, एक जो गृह मंत्री थे विज साहब, उनका गुट है, और बाकी जो पुराने भाजपा के लोग हैं उनका भी अलग एक गुट है। तो गुटबाजी भाजपा में ज़्यादा है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और कांग्रेस बहुत ही अच्छे अंतर से सरकार बनाने जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है, जो आज हालात हैं हरियाणा के, मैं हरियाणा से आता हूं और मैं इसीलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि हम, लगता ऐसा है कि कम से कम 70-75 सीटें 90 में से हम जीतने जा रहे हैं। लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कांग्रेस के साथ हैं, लोग मन बना चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनानी है। क्योंकि पिछले 10 साल में जो हुआ, जो डबल इंजन सरकार के नाम पर जो 2 सरकारें भाजपा ने बनाई, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने
सेंटर से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, जो रेलवे लाइन अप्रूव हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई, शुरू ही नहीं हुई। कुछ तो हमारे फतेहाबाद की रेल लाइन बननी थी वो बनी ही नहीं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो बीच में ही छोड़ दिए गए। लोग ठगा महसूस कर रहे हैं और उस जो लोगों के साथ 10 साल में जो अन्याय हुआ उसका लोग हिसाब मांग रहे हैं जी। आज हरियाणा हिसाब मांग रहा है, आज हरियाणा बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी अपने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, जो पार्टी के लिए लॉयल भी होंगे, जो जिताऊ भी होंगे और जो लोगों की अच्छी से सेवा भी कर पाएँ। सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी, आपने सुना का विनीत पुनिया जी कह रहे हैं कि कोई डिले नहीं है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, और वो गुटबाजी की बात से भी इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार वहां पर बनने जा रही है। तमाम कारण भी वो गिना रहे हैं और कह रहे हैं अगर गुटबाजी कहीं पर है तो बीजेपी में है। आपका जवाब? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इतना समय लगता है क्योंकि जहां पर इतनी आपसी फुटअव्वल हो वहां स्वाभाविक प्रक्रिया इतनी लंबी होती है। हरियाणा के अंदर कई प्रकार की कांग्रेस चलती है। अब वो कई प्रकार की कांग्रेस आपस में बैठ करके मंथन कर रही है कि किसको टिकट देनी है। हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, और सारी कांग्रेस बैठेंगी, फिर देखेंगी कि आपस में कितना बंटवारा हो, सीट बढ़ जाएंगी, उसके बाद देखेंगे एक दूसरे को हराया कैसे जाए, सामने निर्दलीय उतारे जाएंगे। ये हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से जानती है। हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। खर्ची पर्ची की जो सरकार कांग्रेस के राज में चला करती थी, अब वो वापस हरियाणा की सत्ता पे काबिज नहीं होगी। अब हरियाणा के अंदर वो सरकार काबिज होगी जो बिना खर्ची पर्ची के गांव देहात के बच्चों को नौकरी देने का काम करती है। वो सरकार काबिज होगी जो सभी फसलों को एमएसपी देने का काम करती है, अधिकतम एमएसपी, सभी फसलों को एमएसपी। ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार कर पाई। कांग्रेस हरियाणा तो छोड़िए, देश भर में कहीं भी नहीं कर पाई। अब वो सरकार हरियाणा में बिल्कुल नहीं वापस आने वाली जो दलितों के साथ अत्याचार करने का काम करती थी। वो सरकार वापस नहीं आएगी जो 2 रुपए का मुआवजा किसानों को दिया करती थी। हुड्डा जी ने चेक बांटे थे जिसपे 2 रुपए का अमाउंट था और वो भी दे दिया करते थे। देश की जनता, प्रदेश की जनता अब ये मान चुकी है कि हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और जितनी भी इनके घटक कांग्रेस हैं, आसपास की जितनी कांग्रेस है जो लूट खसोट की सरकार चलाया करती थी, अब वो नहीं आएंगे। ये तो भर्ती रोको गैंग है जो भर्तियां निकलती हैं उसके खिलाफ। सिद्धार्थ जी, माफी चाहता हूं, समय की थोड़ी कमी है। विनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनीत जी, लेकिन इससे पहले कि आप सिद्धार्थ जी का जवाब दें, मेरे पास समय की कमी, इसलिए मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा, आपसे और सिद्धार्थ जी दोनों से। कब तक उम्मीद करें कि सूची आ जाएगी, पहली सूची? खबर दे दीजिए। मुझे लगता है कि सूची, कांग्रेस की सूची जी, हमारी सूची, सूची 5 तारीख तक आ जाएगी, नहीं तो इस हफ्ते निश्चित 5 तारीख को तो नॉमिनेशन का पहला दिन है विनीत जी। और भाजपा के प्रवक्ता नहीं, अभी जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे, विद इन 3-4 दिन में हम डिक्लेयर कर देंगे। और जो भाजपा के प्रवक्ता ऐसे बोल रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी हो, तो अगर वो जो हमारे लिए बोल रहे हैं कि गुटबाजी है, तो क्या उन्होंने लिस्ट जारी क्यों नहीं की? वो क्या पूछ लेते हैं। सिद्धार्थ जी, आपकी सूची कब तक आएगी? संक्षेप में जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय की कमी है। सिद्धार्थ जी, बीजेपी की जो बैठक भी चल रही है, एक बैठक हो चुकी है पर अभी तक सूची नहीं आई है, कब तक आएगी? बिल्कुल, हमारी अधिकतम सीटों पर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बैठ चुका है। कुछ सीटों पर मंथन अभी जारी है। हमारी टिकटें ये बाप बेटे द्वारा नहीं बांटी जाती हैं और ना ही 10 जनपद से बढ़ती हैं। कार्यकर्ताओं का बहुत मंथन किया जाता है, सबके सुझाव लिए जाते हैं। आपने फिर कुछ कहा है तो विनीत जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन माफी चाहता हूँ सिद्धार्थ जी। विनीत जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि क्यों कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने उम्मीदवार तय करने में देरी कर रही है। केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक हुई, इसमें जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने बताया कि ये जाति संबंध संवेदनशील विषय है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसे केवल चुनाव या राजनीति के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। कई बार कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को आंकड़े चाहिए होते हैं, लेकिन ये केवल उन जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव में राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced.
So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and castes. It should not be used as a political tool for electioneering. तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, संजय सिंह जी हैं सलाहकार संपादक एनडीटीवी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राकेश जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी का अभी तक जहां तक सवाल है, बीजेपी ना तो खुलकर समर्थन करती है ना खुलकर विरोध करती है। सरकार कहती है कि इस पर जाति जनगणना उसमें कराने में कई दिक्कतें हैं, वहीं बिहार में बीजेपी ने समर्थन किया। तो ऐसे में अब आरएसएस के ये लाइन क्लियर कर देने से क्या अब ये माने कि जातीय जनगणना जल्दी ही होगी? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज जो बात कही है जातीय जनगणना में, इसमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको हम सबको समझना चाहिए। पहला यह है कि जातीय जनगणना से परहेज नहीं है। परहेज होना तब होता है जब आप उसके आयामों को नहीं समझते हैं। ये इसलिए परहेज नहीं है कि इसके आंकड़ों का उपयोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक होना चाहिए। राज्य बहुत प्रयास करने के बाद भी कभी कभी प्राथमिकताएं आंकड़ा नहीं होने के कारण तय नहीं कर पाती हैं और अधिकतम लाभ और अधिकतम पिछड़े और अविकसित लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए जातीय जनगणना का उपयोग कल्याणकारी उद्देश्य से एक कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए। दूसरा, इसका राजनीतिक उद्देश्य से उपयोग नहीं होना चाहिए। यदि आप इसको पॉलिटिकली उपयोग करते हैं, जो ऐसा लोग करते रहे हैं, इससे समाज में समाज की मानसिकता विकृत होती है और समाज हम अपने पड़ोसी से ही नफरत करने लगते हैं। तो इसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें एक जो छिपी हुई बात है, मैं जो बताना चाहता हूं कि देखिए, राजनीतिक उद्देश्य गैर राजनीतिक उद्देश्य क्या होता है। इस देश में नोमैडिक ट्राइब्स यानी घुमंतू जाति के लगभग 9 से 12 करोड़ लोग हैं। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई एक प्रस्ताव 47 से लेकर आज तक नहीं आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन उसके लिए 3 दशकों से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए नोमैडिक ट्राइब्स बोर्ड की कल्याण वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की। तो जब आप सिर्फ सत्ता केंद्रित काम करते हैं, वोट केंद्रित काम करते हैं, तो आप लोगों को एक मतदाता समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोगों के हित की बात की। एक और इसमें मैं जोड़ दूं, संघ ने जो और बात कही है कि आरक्षण इसके साथ एक जुड़ा हुआ पक्ष है। संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा मोहन भागवत जी ने पहले कहा और अभी भी जो कहा गया है कि आरक्षण यथार्थ है, आवश्यकता है और उसमें किसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन, कोई भी प्रस्ताव आता है तो कम्युनिटी कंसेंसस होना चाहिए, बाहर से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विद इन द कम्युनिटी इसमें कंसेंसस, सहमति आनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एससी एसटी में सब कैटेगराइजेशन को, उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की कि सबकी कंसेंसस से फैसला होना चाहिए। विजय जी, लेकिन ये कहना कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जहां पर हर चीज़ में राजनीति होती है, जहां पर ये नारा दिया जाता है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, आपको लगता है नहीं कि जब भी जनगणना होगी, जातीय आधार पर जनगणना होगी, तो जो जातीय आधारित पार्टियां हैं वो तो फायदा उठाने की कोशिश करेंगी ही, कांग्रेस जैसी मुख्यधारा की पार्टी भी अब पीछे नहीं रही है? बिल्कुल ठीक बात है अखिलेश जी के जातीय जनगणना का जो कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग हो, इस्तेमाल हो, वो तो जरूरी है। इस पर भी लंबी बहस हो रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी तैयार नहीं थी, बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन कांग्रेस और खासतौर से जो हमारे यहाँ रीजनल पार्टीज हैं, जो जातियों के आधार पर काम करती हैं, उनके लिए एक बड़ी ताकत होगी और ये रोक पाना कि वो चुनावी राजनीति में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल ये सारी लड़ाई तो, बहाना तो यह है कल्याणकारी योजनाएं, लड़ाई तो राजनीति है ना, ताकि छोटे छोटे जो जातियों के ग्रुप है जिनको अभी फायदा नहीं हो, जैसे आपने कहा सब कैटेगराइजेशन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ऐसी पॉलिटिक्स में सब कैटेगराइजेशन है। अभी बहुत सारी बड़ी पार्टियों को, जाटव पार्टी को, यादव जातियों को मौका मिल गया है, तो जो जिन जातियों को मौका नहीं मिला है वो नई जातियां, नए ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर निकल कर आएंगे और पॉलिटिक्स में उसको एक नए तरीके के नए नेता, नया नेतृत्व, नया समाज मिलेगा। इसका कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन ये तो संभव ही नहीं लगता मुझे कि जातीय जनगणना हो और उसका चुनावी फायदा राजनीतिक दल नहीं उठाए। जब आप अभी तो कह रहे हैं ना, आप हरियाणा में बैठक हो रही है, हरियाणा को लेकर बीजेपी कांग्रेस की, तो वहां क्या तय कर रहे हैं? जाति तो तय कर रहे हैं, और क्या तय करना। जी संजय जी, जब बात होती है आरएसएस की ओर से ये स्पष्ट कर देना
कि जातीय जनगणना जो है सरकार के लिए आंकड़े इकट्ठे करने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए अब फैसला लेना आसान हो जाएगा या अब भी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी भी समझ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस पर आक्रामक रुख अख्तियार किया उसके लिए आसान नहीं होगा? देखिए, एक तो बात तय है कि आरएसएस ने कहा है तो बीजेपी के लिए एक संशय की स्थिति होगी अनलेस अनटिल कि दोनों के कोऑर्डिनेशन में ये बात नहीं कही गई। एक पक्ष, कई लोगों का ये भी मानना है कि समन्वय समिति में ये बात कही गई हो जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां पे अगर ये बात कही गई है तो दोनों के बीच में कोई समन्वय हुआ हो तब ये बात कही गई हो। दूसरा ये भी पक्ष है कि अगर सरकार को सही में अगर करना है और सरकार ये करती है तो अदरवाइज कांग्रेस के दबाव में माना जाता तो संघ का के कहने से हो रहा है तो वहां पे कई बार इनके कैडर के अंदर जो रोष हो सकता है वो रोष कम होगा। लेकिन मुख्य तौर पे अगर आप कंप्लीटली डिस्पैशनेटली देखें तो एक तरह से आरएसएस ने उस चीज को इंडोर्स कर दिया है जो कांग्रेस कह रही थी। अब आते हैं राइडर पे, जो राकेश सिन्हा जी जिस चीज की बात कर रहे थे कि संघ ने कहा या वहां से ये कहा भी गया आज अंबेडकर जी द्वारा कि इसका राजनीति में वो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीति में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये इशू ही राजनीतिक है। ये चर्चा शुरू ही शरद यादव ने सबसे पहले, जहां मैंने लास्ट में ध्यान में आता है, उन्होंने एक अलग रुख देने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कर दी। नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए, उनकी मतलब नाव डावाडोल थी तो वो आरजेडी के साथ गए तो उन्होंने जातीय जनगणना की बात कर दी। उसके बाद से राहुल गांधी ने इसको पकड़ लिया। ये जातीय जनगणना की बात जो उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कहीं इफेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी उसको लेकर के चलते रहे। लोकसभा के नतीजे कुछ और आए, उसके कारण तमाम कारण हैं। लेकिन ये इशू आरएसएस के कहने के बाद बहुत सारे लोगों को, जो सिंपैथाइजर वर्ग है बीजेपी का, आरएसएस का या सरकार का, मोदी सरकार का, उसे ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक आरएसएस को इसको इंडोर्स करने की जरूरत क्या है। राकेश जी समझ लेते हैं कि अभी इस वक्त ये एंडोर्स करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। और दूसरी सवाल इसी से जुड़ा ये है कि समन्वय बैठक थी, जेपी नड्डा जी पूरे समय वहां मौजूद रहे। क्या आपको लगता है कि जो बातें कही गई कि लोकसभा चुनाव में मिलकर काम नहीं हुआ, परिवार में थोड़ा बिखराव दिखा, अब इस बैठक के बाद थोड़ी मजबूती आएगी, खासतौर से हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक बात जो बौद्धिक लोगों के बीच में एक भ्रम बना हुआ कि संघ हर काम राजनीतिक पार्टी को देखकर या भारतीय जनता पार्टी के मुहूर्त को देखकर करती है, इस बात से बाहर निकलना चाहिए। जब तक इस विमर्श में हम रहेंगे, हम संघ को न समझ पाएंगे, न संघ की बात को हम ग्रहण कर पाएंगे। मैं यहाँ दो छोटी छोटी बातें करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीन पे काम करता है। इसके 32 संगठन जो काम करते हैं वे समय समय पर आपस में मिलकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यथार्थ के बारे में जो उनके अनुभव होते हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो उनका आगे का लक्ष्य होता है, उस पर एक शेयरिंग ऑफ द आइडियाज, शेयरिंग ऑफ द एक्सपीरियंसेज होता है। तो वो होता है अपने विचार को और अनुभवों को शेयर करते, वो समन्वय बैठक है। ये समन्वय बैठक भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें आए, कम वोट आए, इसके लिए नहीं होता है। इसमें 32 संगठन हैं, 32 संगठन हैं। आप देखिए जो सूची आई है उसमें नड्डा जी का नाम पहला नाम नहीं है। हाँ, नहीं। उसमें जैसे जैसे संगठन है उसमें पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, ये राजनीतिक पार्टियों का काम होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो देश में विमर्श चल रहा है उस विमर्श को एड्रेस किया, संबोधित किया है। और हम विमर्श से अलग नहीं रह सकते हैं। सामाजिक आर्थिक वास्तविकता से, हकीकत से अलग रहकर हम जी नहीं सकते हैं। उस हकीकत को देखते हुए संघ ने कहा है कि जाति जनगणना से हमें परहेज नहीं है, लेकिन जो लोग, जिनकी नियत इसका आम लोगों का भलाई नहीं है, पिछड़े लोगों की भलाई नहीं है, सिर्फ अपने को सत्ता में बनाना रखना, अपना वोट बैंक बनाना, यह समाज के लिए हानिकारक है। ठीक है। और मुझे लगता है यह संदेश सभी पार्टियों को रचनात्मक रूप से समझना चाहिए। और क्योंकि सभी पार्टियां इस देश के हित में हैं, कोई पार्टी इस देश के हित में नहीं है, तो मुझे लगता है तात्कालिक लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में विखंडन हो, समाज में बिखराव हो। जी, संक्षेप में विजय जी, आप किस तरह से देखते हैं समन्वय बैठक को? क्या बीजेपी संघ में जो थोड़ी बहुत गलतफहमी की बात है, जो कयास लगाए जा रहे थे, क्या वो इससे दूर होंगे? क्योंकि चुनाव के बाद पहली बैठक थी। देखिए अखिलेश जी, जो पैनल आपने बना रखा है वो सभी विद्वान मुझसे ज्यादा जानते हैं संघ के बारे में। आप सभी है ना, संजय जी हैं, आप खुद हैं और सिन्हा साहब हैं, वो तो जानते ही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि समन्वय बैठक का मतलब यह है कि जो मतभेद हो या जो गलतफहमियां हो या जो कंफ्यूजन रहा उस सबको खासतौर से ठीक किया जाए। और मुझे लगता है कि जो बड़ी बात हुई थी चुनावों के दौरान,
जेपी नड्डा साहब ने जो कहा था कि संघ बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, उस पर भी चर्चा हुई होगी और उसको लेकर भी बात की गई होगी। अब ये औपचारिक तौर पर आप कहते रहे कि संघ कंट्रोल नहीं करता या सहयोगी नहीं है या चिंता नहीं करता, संघ की चिंता तो भारतीय जनता पार्टी है ही। ऐसा अगर आप मानते हैं कि नहीं है तो फिर तो विमर्श की कोई बात नहीं। ठीक है, उनकी चिंता है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने, ये भी संघ की चिंता है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन इसको मान लेना चाहिए, इसमें कोई बहुत अपराध बोध नहीं रखना चाहिए संघ को। ठीक है, शुक्रिया विजय जी, संजय जी आपका, राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।